नमस्कार विद्यार्थीगण। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट का अगला टॉपिक, जिसमें हम जो बुद्धिमत्ता की अवधारणा है उसकी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट है जो इंटेलिजेंस का, कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस का, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इस पर हम क्रिटिकल आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात करेंगे। मैंने आपसे यह कहा कि आलोचनात्मक क्या होता है। देखिए, आप सीधे सबसे पढ़ें। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण। क्रिटिकल मतलब, आलोचनात्मक का मतलब है कि ऐसा ही क्यों रहा, ऐसा ही कैसे रहा, इसके अलावा यह भी हो सकता था। इन शब्दों का जहाँ पर प्रयोग कर लिया जाए वह है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। तो इंटेलिजेंस की जो अवधारणा रही उस पर कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण आए। तो सबसे पहले ये जाने कि क्या अवधारणा रही थी इंटेलिजेंस की। तो देखा, आप अच्छी तरह से जानते हैं, सभी ने इंटेलिजेंस को पढ़ा होगा, सब आप डिप्लोमा करे हुए हैं, बीएड करे हुए हैं, तो इंटेलिजेंस को आप भली प्रकार से जानते हैं। इंटेलिजेंस का सीधा सीधा हम अर्थ जो कहते हैं बुद्धिमत्ता, जिसे बुद्धिमत्ता कहा जाता है हिंदी में, हम बुद्धिमत्ता को ही लेके चलते हैं कि बुद्धिमत्ता है क्या। तो कोई ये कहता है कि हम मनुष्य की क्या है, विलक्षण क्षमता है। विलक्षण क्षमता मनोविज्ञान के अनुसार जानते हैं अभी पहले, विलक्षण क्षमता है। कोई कहता है कि मानसिक योग्यता है, मानसिक योग्यता है। कोई ये कहता है कि यह इस पर बेस है आईक्यू पर। इसका एक आईक्यू होता है जिसे कहा जाता है इंटेलिजेंट कोशिएंट, ठीक है ना, बुद्धिमत्ता परिणाम। तो यहाँ पर इन चीज़ों की हमने बुद्धिमत्ता की अवधारणा में हमने पढ़ा हुआ है कि बुद्धिमत्ता विलक्षण क्षमता है, मानसिक योग्यता है। इस पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण आए हैं। अब हम यह जानते हैं कि आलोचनात्मक दृष्टिकोणों में क्या कहा गया, कि आलोचनात्मक दृष्टिकोणों में यह कहा गया कि अगर बुद्धिमत्ता यह है तो बुद्धिमत्ता के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें दिखते हैं पर बुद्धिमत्ता की अवधारणा में है नहीं। तो उन्होंने इन दृष्टिकोणों का विरोध करा है। आलोचनात्मक दृष्टिकोणों में इन दृष्टिकोणों को क्या करा गया है, विरोध करा गया है। इसके अलावा दूसरे खा तो गया, यह तो है ही बुद्धिमत्ता, परंतु इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो बुद्धिमत्ता की अवधारणा में क्या हुआ है, नहीं है अभी। तो अब हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे आलोचनात्मक दृष्टिकोण आए। तो उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टिकोणों में सबसे पहले जो बताई वो बताई परंपरागत दृष्टिकोणों की सीमाएं। आलोचनात्मक दृष्टिकोणों में जो सबसे पहले बताया गया है वो बताया गया है परंपरागत दृष्टिकोण की सीमाएं। तो हम सबसे पहले जानते हैं परंपरागत दृष्टिकोण की सीमाएं। परंपरागत दृष्टिकोण की सीमाएं, परंपरागत दृष्टिकोण की सीमाएं। सबसे पहले हम जानेंगे परंपरागत दृष्टिकोण की सीमाओं को। तो परंपरागत दृष्टिकोण की सीमाओं को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें भी बहुत चीज़ें हैं, इसको हम एक बार तो चलें आगे चलते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण की सीमाओं में सबसे पहले ये जो परंपरागत दृष्टिकोण था वह सिर्फ किस पर आधारित था। परंपरागत दृष्टिकोण जो था वो सिर्फ एक चीज़ पर आधारित था। किस पर आधारित था, आईक्यू पर आधारित था, आईक्यू पर आधारित था। और जितने भी आईक्यू टेस्ट थे आईक्यू पर आधारित था, और जितने भी आईक्यू टेस्ट थे वो आईक्यू टेस्ट सिर्फ कौन सी क्षमता को नापते थे, वह सिर्फ एक ही क्षमता को नापते थे, तार्किक
और गणितीय। तार्किक क्षमता को नापते थे और गणितीय क्षमता को नापते थे। आईक्यू जितने भी टेस्ट थे वो दो क्षमताओं का ही आकलन करते थे, तार्किक क्षमता और गणितीय क्षमता का आकलन करते थे। और आलोचनात्मक दृष्टिकोण इस बारे में क्या कहता है कि परंपरागत दृष्टिकोण की सीमाएं थी। आलोचनात्मक दृष्टिकोण ये कह रहा है कि जो बुद्धिमत्ता में परंपरागत दृष्टिकोण था उसकी क्या थी, सीमाएं थी। और वो क्या था कि आईक्यू पर आधारित था और वो तार्किक क्षमता और गणितीय क्षमता को नापते थे। अब आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या कहता है इस बारे में कि वह यह कहता है कि ये सिर्फ संज्ञानात्मक पहलू को ही नापते हैं। बच्चे के कौन से पहलू को नापते हैं, संज्ञानात्मक पहलू को नापते हैं। तो अब परंतु आलोचनात्मक दृष्टिकोण यह कहता है कि मनुष्य में और अन्य महत्वपूर्ण क्षमताएं होती हैं, वो भी बुद्धि के द्वारा प्राप्त करता है, जैसे भावनात्मक, सामाजिक और रचनात्मक। तो परंपरागत दृष्टिकोण का जो आईक्यू आधारित जो होना था कि वह आईक्यू को मानता था, कि बुद्धिमत्ता को मानता था, इंटेलिजेंट कोशेंट को मानता था। तो इंटेलिजेंट कोशेंट सिर्फ किसका आकलन करता था, उनके टेस्टों के माध्यम से तार्किक क्षमता और गणितीय क्षमता का आकलन करता था, जिससे सिर्फ उसकी संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता का प्राप्त पता चलता था। उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता व सामाजिक और रचनात्मक बुद्धिमत्ता का पता नहीं चलता था। इसके बाद एक जो दूसरा था परंपरागत दृष्टिकोण की सीमाओं में, वो था संस्कृति का पक्षपात, कि ज़्यादातर जो आईक्यू टेस्ट थे वो पश्चिमी क्षेत्रों में बने थे, पश्चिमी देशों में बने थे, और उन्हीं के आधार पर क्या करा जाता था, सभी का आईक्यू टेस्ट करा जाता था। और ये जो टेस्ट बनाए गए थे वो किस लिए बनाए गए थे, वैश्विक मानकों के लिए बनाए गए थे, कि विश्व स्तर पर मानक तैयार करे जा सकें। परंपरागत देशों में बनाए गए थे, परंतु इनकी सीमाएं थी कि ये वैश्विक मानकों के लिए बनाए गए, व्यक्तिगत रूप से नहीं बनाए, वैश्विक मानक के रूप में बनाए गए, कि विश्व में किस किस प्रकार के बुद्धिलब्धि वाले व्यक्ति हैं, किस प्रकार के बुद्धिलब्धि वाले व्यक्ति हैं, तो कितनी बुद्धिलब्धि लगते हैं, तो उसको जानने के लिए बनाया था, वैश्विक मानकों के लिए बनाया था, ना कि व्यक्तिगत मानकों के लिए। परंतु इनका प्रयोग किस लिए करने जाने लगा, व्यक्तिगत मानकों के रूप में भी किया जाने लगा। अब आलोचनात्मक दृष्टिकोण यहाँ पर यह मानते हैं कि परीक्षण संस्कृति के पक्षपाती थे, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों की क्षमताओं को नहीं मापा जा सकता था। एक ही संस्कृति की क्षमता को मापा जा रहा था उनमें, और वह संस्कृति अगर किसी ने नहीं अपनाई है तो उसका क्या हो जाएगा, बुद्धिलब्धि कम मानी जाएगी। जिसने उस संस्कृति को पढ़ा है उसकी बुद्धिलब्धि क्या मानी जाएगी, ज़्यादा मानी जाएगी। तो यहाँ तक हमने परंपरागत दृष्टिकोण की सीमाएं पढ़ी। इसमें पढ़ा कि परंपरागत दृष्टिकोण की सीमाओं में पहला था कि आईक्यू पर ही आधारित थे, ठीक है ना, आईक्यू पर आधारित थे, जिससे सिर्फ क्या ज्ञात हो रहा था, इंटेलेक्चुअल कोशेंट ज्ञात हो रहा था। हम ये मान के चल सकते हैं बुद्धिमत्ता कोशेंट को हम इंटेलेक्चुअल भी, संज्ञानात्मक जो था या बौद्धिकात्मक जो था वो ज्ञात हो रहा था, परंतु भावनात्मक और सामाजिक और रचनात्मक क्या नहीं हो रहा था, ज्ञात नहीं हो रहा था। अब हम आगे की और दृष्टिकोण पर बढ़ते हैं कि अगला जो चीज़ आई आलोचनात्मक दृष्टिकोण में, जो जो चीज़ें हैं, पहलू हैं, उनकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज़ आती है वो आती है गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। गार्डनर का बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत। गार्डनर का बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत। ठीक है, गार्डनर का बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत। तो इसमें जो आप पढ़ते हैं आगे कि गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को ये नहीं कहा कि बुद्धिमत्ता एक प्रकार की होती है। पहले परंपरागत दर्शन उन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता के क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं।
बुद्धिमत्ता का एक प्रकार नहीं होकर बुद्धिमत्ता के क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं। उन्होंने बुद्धिमत्ता के कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार बताए हैं, जिन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी एक एक बुद्धि लेकर घूम रहा है, उनका संयोगवश वो क्या करता है, कार्य करता है। उन्होंने 8 प्रकार बताए। तो पहले जानते हैं कि इसमें आलोचनात्मक सुधार हुआ। इस सिद्धांत को देने से क्या हुआ, इस सिद्धांत को देने से आलोचनात्मक सुधार हुआ है, कि आलोचना में क्या हुआ, सुधार हुआ। आलोचना तो कर दी गई, पर इस सिद्धांत के माध्यम से क्या हुआ, आलोचना में सुधार हुआ। तो आलोचनात्मक सुधार आया, आलोचनात्मक सुधार। तो अगर पूछा जाए कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कार्य करता है बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में, तो आलोचनात्मक सुधार लाने का भी एक कार्य आप बता सकते हैं कि आलोचनात्मक सुधार लाता है। अब इसके बाद इन्हें क्या क्या बताई, पहली बुद्धिमत्ता बताई भाषाई बुद्धिमत्ता, जैसे कवियों में पाई जाती है, ठीक है ना, कविता वाले करते हैं भाषाई बुद्धिमत्ता। लिंग्विस्टिक जिसे कहा जाता है, लिंग्विस्टिक भाषाई बुद्धिमत्ता। दूसरी बुद्धिमत्ता का जो प्रकार बताया उन्होंने बताया लॉजिकल मैथमेटिक्स, लॉजिकल मैथमेटिक्स, लॉजिकल मैथमेटिक्स, जिसे कहा जाता है तार्किक गणितीय, जिसे कहा जाता है तार्किक गणितीय। इसके बाद आता है म्यूजिकल, म्यूजिकल को कहा जाता है संगीत, म्यूजिकल को कहा जाता है संगीतात्मक। चौथा जो आता है वो आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक को कहा जाता है शारीरिक चिंतनात्मक, शारीरिक चिंतनात्मक, बॉडीली काइनेस्थेटिक, शारीरिक चिंतनात्मक। अगला जो इन्होंने प्रकार बताया वो बताया स्पाशियल, स्थानिक, जैसे मोंगली जो होते हैं, स्थान विशेष की जो बुद्धि जिसमें पाई जाती है, ठीक है ना, स्थानिक। छठा जो प्रकार था वो है प्राकृतिक, प्राकृतिक जिसे कहा जाता है नेचुरलिस्टिक, ठीक है। अब इनका जो 7वां प्रकार है वो है इंटरपर्सनल। पहले इंट्रा को देख लेते हैं, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल जिसे कहा जाता है अंतरा वैयक्तिक। और अगली जो 8वां प्रकार है वो है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल जिसे कहा जाता है अंतः वैयक्तिक, ठीक है। तो इसमें आपको जो बुद्धिमत्ता का सीटेट का जो पढ़ाया जाता है वो ये नहीं पढ़ाया जाता कभी भी दृष्टिकोण, ये सबसे दिक्कत आती है, इसलिए बुद्धिमत्ता के क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। आपको गार्डनर की थ्योरी पढ़ा दी जाएगी, बल्कि गार्डनर की थ्योरी क्या कार्य लाती है, वो लाती है आलोचनात्मक सुधार लाने का कार्य करती है। इस समय वह सुधार कर रही है जो परंपरागत दृष्टिकोण दिया गया था बुद्धिमत्ता था उसको बदलने में। अब सबसे पहले एक एक को समझ लें। भाषाई बुद्धिमत्ता, भाषा विशेष की जिसको ज़्यादा बुद्धिमत्ता होती है, कोई सी भी भाषा विशेष हो सकती है, जो भाषा का अच्छा तरह से प्रयोग कर सकता वो कई व्यक्तियों में होती है, जैसे कवि, वकील, इनमें भाषाई की बुद्धिमत्ता पाई जाती है, भाषा का प्रयोग करना जानते हैं किस तरीके से करना है। लॉजिकल मैथमेटिक्स, इंजीनियर, तार्किक और गणितीय संबंधित जिनों में बुद्धिमत्ता होती है। म्यूजिकल, संगीतात्मक, संगीत जो बजाते हैं, हारमोनियम बजाना अच्छी तरह से जानते हैं, तुरंत धुन निकाल देते हैं, ऐसे जो लोग, उनमें कौन सी बुद्धिमत्ता पाता है, म्यूजिकल पाई जाती है। बॉडीली काइनेस्थेटिक, शारीरिक चिंतनात्मक, पहलवान जो हो गए, ठीक है ना, इनमें कौन सी बुद्धिमत्ता पाई जाती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक। स्पाशियल, स्थानिक विशेष की जो बुद्धिमत्ता पाई जाती है, जैसे मोंगली, ठीक है ना। तो ये जो आती है प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक, जिनमें प्रकृति के संबंध में बुद्धि पाई जाती है, साधु संत, इनमें कौन सी बुद्धि होती है, प्राकृतिक बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद आती है इंट्रापर्सनल। जो इंट्रापर्सनल बुद्धिमत्ता है कि इंट्रापर्सनल अंतर व्यक्ति, दूसरों को समझने की, दूसरों को समझने वाली बुद्धि, और इंटरपर्सनल खुद को समझने वाली बुद्धि।
दूसरों को समझने वाली बुद्धि तथा खुद को समझने वाली बुद्धि। इंट्रापर्सनल का मतलब है कि दूसरों को समझने वाली बुद्धि, और इंटरपर्सनल का मतलब है खुद को समझने वाली। जो खुद को समझने वाली बुद्धि होती है वो इंटरपर्सनल, और इंट्रापर्सनल का मतलब है कि दूसरों को समझने वाली बुद्धि। ये क्या है? इंट्रापर्सनल। तो ये सब में पाई जाती है, कईयों में नहीं पाई जाती खुद को समझ के, दूसरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, ये दृष्टिकोण पाया गया क्योंकि इसमें सारे पहलू जोड़े जा रहे हैं। देखो यहाँ पर भावनात्मक, रचनात्मक भी जुड़ गया और सामाजिक भी जुड़ रहा है। ठीक है ना, सारे पहलू इसमें जुड़ रहे हैं, तो इसलिए इसको आलोचनात्मक सुधार लाने का कार्य के नाम पे जाना जा रहा है। अब आगे चलते हैं कि इस सिद्धांत में एक तो गार्डनर का हो गया कि गार्डनर ने यह कहा, एक जो है कि इसका अगर हम व्यवहारिक उदाहरण देखें, अगर गार्डनर के सिद्धांत का व्यवहारिक उदाहरण देखें कि एक बच्चा जो खेलकूद में अच्छा है तो उसकी बॉडीली काइनेस्थेटिक बुद्धि अच्छी होगी, हम पता लगा सकते हैं। हमको दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा खेल कूद में बहुत अच्छा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी बॉडी काइनेस्थेटिक बुद्धि अच्छी है, शारीरिक चिंतनात्मक बुद्धि अच्छी है, सीधा दिख रहा है। एक बच्चा जो कविता अच्छा लिखता है तो हम उसकी कह सकते हैं कि उसकी भाषाई बुद्धि अच्छी है, परंतु इस चीज को कोई भी आईक्यू टेस्ट नहीं नाप सकता। नहीं नाप सकता आईक्यू टेस्ट कि किस में बॉडीली काइनेस्थेटिक अच्छी है, किस में कौन सी बुद्धि अच्छी है। एक भी आईक्यू टेस्ट इसकी संकल्पना नहीं कर सकता। ठीक है ना, एक यह इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण हो गया। अब इसके बाद जाते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अगला जो पॉइंट आता है हमारा आता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण यह कहता है कि हमें बालक का अकादमिक व तार्किक क्षमताओं का ही आकलन नहीं करना है। हमें बच्चे की अकादमिक व तार्किक क्षमताओं का ही आकलन नहीं करना है, परंतु हमें उसके किसका भी आकलन करना है? उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भी आकलन करना है। हमें उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आकलन करना है, परंतु जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो किसका आकलन करता है? सिर्फ बच्चे की अकादमिक और तार्किक क्षमताओं का आकलन करता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को छोड़ देता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता है क्या? भावनात्मक बुद्धिमत्ता है कि जिसमें व्यक्ति की आत्म जागरूकता, व्यक्ति की क्या? आत्म जागरूकता, व्यक्ति की आत्म जागरूकता, सहानुभूति और दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता, दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता मापी जाती है या पता लगाई जाती है, वो क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। सभी व्यक्ति में आत्म जागरूकता होती है, सहानुभूति होती है और दूसरों के साथ संबंध स्थापित करता है, परंतु सभी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं इससे। जैसे कि काफ़ी सारे शोध कार्यों में पाया गया है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से, जिन बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता ज़्यादा होती है, जिन लोगों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता ज़्यादा होती है, वे अपने कार्यस्थल में, जहाँ पर वह कार्यस्थल करते हैं और निजी जीवन में सफल होते हैं। परंतु पारंपरिक दृष्टिकोण में जो आईक्यू है, बुद्धि लब्धि है, वो इसको नहीं आंक पाता, नहीं माप पाता और नहीं पता लगा पाता। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता
बहुत ज़्यादा जरूरी है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण ये कहता है कि अकादमिक व तार्किक क्षमता तो जरूरी है ही हम अपना, उससे ज़्यादा जरूरी है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अगर व्यक्ति को समाज का सक्रिय सदस्य बनना है तो हमें उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का ही पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता आत्म जागरूकता, सहानुभूति और दूसरों के संग को स्थापित करने की क्षमता है। हम सीधा सीधा तौर पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता को ये भी कह सकते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता अपने भावों को तथा दूसरे भावों को समझने और नियंत्रण करने की समझदारी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? अपने भाव, हमारे भावों को, दूसरे के भावों को समझना। पहले तो अपने भाव समझ लिए, दूसरे के भाव समझ लिए, और उनको नियंत्रण करना कि उनको नियंत्रण कैसा करा जाए, उसकी समझदारी को क्या कहा जाता है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहा जाता है। जैसा आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, अकादमिक और तार्किक क्षमताओं से ग्रसित अच्छी तरह से होते हैं, परंतु उनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता कम होती है, जिसके कारण वे अपने निजी जीवन में क्या नहीं हो पाते या कार्यस्थल पर क्या नहीं हो पाते, सफल नहीं हो पाते, और हमेशा क्या महसूस करते रहते हैं? कठिनाई महसूस करते रहते हैं। अच्छा, अब इसके अगले दृष्टिकोण की ओर समझते हैं। अगले दृष्टिकोण की ओर जाएं तो इसमें एक और आलोचनाएं करी गई है। वो आलोचना करी गई है कि समाज शास्त्रीय आलोचना हुई है। समाज शास्त्रीय, सोशोलॉजिकल, समाज शास्त्रीय आलोचना। समाज शास्त्रीय आलोचना क्या है कि इसमें शक्ति और वर्ग का हुआ है कि यह जो आईक्यू का परंपरागत दृष्टिकोण था वो शक्ति और वर्ग पर आधारित था। कैसे था कि बुद्धिमत्ता की धारणा अक्सर समाज में शक्ति और वर्ग के संदर्भ में प्रभावित हो रही थी। ठीक है ना, बुद्धिमत्ता की धारणा थी वो शक्ति और वर्ग में प्रधारित हो रही थी। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि एक बच्चा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहता है, एक बच्चा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहता है, ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहता है, और एक बच्चा जो शहरी पृष्ठभूमि में रहता है, और वो शहरी पृष्ठभूमि की तरह से सीखता है। अब हमने जो आईक्यू का टेस्ट बनाया है, जो हमने बुद्धिमत्ता को मापने का बनाया है, वो शहरी पृष्ठभूमि के आधार पर बनाया है, ना कि हमने ग्रामीण पृष्ठभूमि के आधार पर। और हम ये कह देते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे ने क्या सीखा है? कम सीखा है, या उसमें बुद्धिमत्ता कम है। परंतु उसका प्रभाव क्या है? समाज शास्त्रीय आलोचना है कि हमने शक्ति और वर्ग के आधार पर क्या बनाई है? बुद्धिमत्ता का पारंपरिक दृष्टिकोण बनाया है। जिन लोगों में शक्ति ज़्यादा थी, वर्ग अच्छा था, उनकी हमने ज़्यादा आंकी, हमने उनकी नहीं ना आपी जिनके क्या थी? शक्ति और वर्ग नहीं थे अच्छे। तो समाजशास्त्रीय आलोचना भी है इसकी कि एक बच्चा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है और शहरी बच्चों की तुलना में अलग तरह से सीखता है, उसे कम बुद्धिमान समझा जाता है, जबकि उसकी बुद्धिमत्ता को सही परिप्रेक्ष्य से नहीं आंका जा गया है। इसका सीधा सीधा उदाहरण ये है। अगर हम इस उदाहरण उसके आधार पर समझें तो बुद्धिमत्ता शक्ति और वर्ग पर आधारित थी, पारंपरिक। अब हम समझते हैं कि बुद्धिमत्ता है क्या आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार। अभी तो हमने परंपरागत दृष्टिकोण को हमने छेड़ा, आलोचनात्मक दृष्टिकोण कहता क्या है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार बुद्धिमत्ता अब है क्या? तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, तो देखते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार क्या है। बुद्धिमत्ता केवल जैविक और आनुवांशिक नहीं होती। पहला बात तो जो कही है कि केवल जैविक और आनुवांशिक नहीं होती, होती तो है बुद्धिमत्ता, जैविक भी होती है, ठीक है ना, और आनुवांशिक भी होती है। केवल जैविक और आनुवांशिक नहीं होती, क्या जैविक और आनुवांशिक नहीं होती, क्या होती है? तो फिर और आलोचनात्मक दृष्टिकोण कहता है
बल्कि वह सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित होती है, जैविक और अनुवांशिक नहीं होती। कि हम कहा जाए कि किसी में जैविक और अनुवांशिक तौर पर आई है वो ही रहेगी तो वही, परंतु उसका विकास विकसित किस पर होती है, विकसित किसके अनुसार होती है, वो बढ़ती किस अनुसार है, विकसित तो होती है पर बढ़ती किस अनुसार है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ती है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ये सारा निचोड़ आ गया इसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार में कि एक जो बुद्धिमत्ता है वो जैविक और अनुवांशिक नहीं होती। हम ये सोचें कि बुद्धिमत्ता सिर्फ जैविक होती है और अनुवांशिक होती है, तो जैविक और अनुवांशिक नहीं होती, यह सिर्फ कैसी होती है, यह विकसित होती तो है जैविक और अनुवांशिक, पर केवल जैविक और अनुवांशिक नहीं होती। यह क्या होती है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में क्या होती है, विकसित होती है। उदाहरण के लिए हम ये समझ सकते हैं कि एक संस्कृति में सामाजिक कौशल या हाथों से काम करने की क्षमता को बुद्धिमत्ता का महत्वपूर्ण पहला मानते हैं, जबकि दूसरे संस्कृति में इसको महत्व नहीं देते। कि हम ये मान के चलें कि इस संस्कृति में हाथों से काम करने को, ठीक है ना, एक बुद्धिमत्ता का अच्छा पहलू माना जाता है कि इसमें बुद्धिमान लोग हैं, परंतु दूसरे में नहीं देते। तो जो बुद्धिमत्ता है वो सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित होती है, सब में होती है, पर उसको जैसा समाज व जैसी संस्कृति मिलेगी उसी संदर्भ में क्या होगी, वह विकसित होगी। बच्चे को जो समाज और जो संस्कृति मिलेगी उसी संदर्भ में क्या होती है, विकसित होती है। एक अगली जो चीज कही कि परंपरागत दृष्टिकोण क्या कहता है, बुद्धिमत्ता स्थिर होती है। ये कहते हैं कि बुद्धिमत्ता क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है। बुद्धिमत्ता हमेशा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। परंपरागत दृष्टिकोण मानता है कि बुद्धिमत्ता क्या होती है, स्थिर होती है। स्थिर कौन मानता था, परंपरागत दृष्टिकोण। परंतु आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या कहता है कि बुद्धिमत्ता क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। वो किस किस से बदलती है, अब ये और चीज ध्यान रखें, किस किस से बदलती है, वातावरण से, वातावरण जैसा मिलता जाएगा बुद्धि वैसे वैसे बदलती जाएगी, शिक्षा से, और लास्ट में जो हम करते हैं, क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, जिस चीज से क्या होता है, अनुभव। तो अनुभव के आधार पर विकसित होती जाती है, वातावरण, शिक्षा और अनुभव के आधार पर। तो हमारा यहाँ पर यह वाला टॉपिक बिल्कुल खत्म होता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाला। तो बुद्धिमत्ता की अवधारणा आप सबको पता थी, परंतु अभी तक आपको इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं पता था। तो हमने आलोचनात्मक दृष्टिकोण को जान लिया। अब इनमें से क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण बुद्धिमत्ता के पारंपरिक दृष्टिकोण में किसका विरोध करता है, आईक्यू का विरोध करता है, संज्ञानात्मक क्षमता के पहलू का विरोध करता है। कि आपने संज्ञानात्मक क्षमता ही माना है ना, सबसे पहले हमने माना कि आईक्यू पर आधारित निर्भरता का विरोध करता है, सांस्कृतिक पक्षपात का विरोध करता है, आलोचनात्मक सुधार लाने का कार्य करता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को जोड़ता है तथा शक्ति और वर्ग की आलोचना करता है, तथा उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को क्या बताता है, बुद्धिमत्ता का आधार बताता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव ही उसको विकसित करेंगे, और बुद्धि को क्या बताता है, परिवर्तनशील बताता है। बुद्धि को क्या बताता है, परिवर्तनशील बताता है। ठीक है, धन्यवाद।